नमस्ते भैया। आज हम कक्षा 9वीं के अंदर जो पहला पाठ हमने शुरू किया था हमारे आसपास की पदार्थ, उसी के अंदर हम उससे अगली कक्षा के अंदर जो इससे पहले जो कक्षा हुई थी उसके अंदर हमने दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ा था। अब हमारा अंतिम टॉपिक है बाष्पीकरण। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इसे हम पूरा कर लेंगे आज की कक्षा के अंदर लगभग। अब बाष्पीकरण है क्या, तो सबसे पहले हम सभी को बताएं कि पदार्थ की जो कण होते हैं या पदार्थ की जो अवस्था है हमने पढ़ी थी, पदार्थ के कणों के अंदर पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर जो कण है उनको बदलने के लिए क्या ऊष्मा या दाब की आवश्यकता होती है क्या। तो हम देखेंगे कि एक उदाहरण लेंगे कि इस उदाहरण के आधार पर, क्वथनांक के आधार पर हम किसी भी ठोस वस्तु को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं क्या। जल को खुला रखने पर जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है क्या। क्या हम गीले कपड़े जो है वो सुखाते हैं तो क्या वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ये सब क्या अलग अलग मैंने कारण बताया, ये सब क्या है, ये सब वाष्पीकरण के कारण होता है। तो हमने अभी तक जो इस पाठ के अंदर पढ़ा था, इस पाठ के अंदर हमने देखा कि पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं। हमने पदार्थ के गुणधर्म पढ़े थे, अभिलाक्षणिक गुणधर्म पढ़े थे, उसी के अंदर एक गुणधर्म था कि पदार्थ के कण जो है हमेशा गतिशील अवस्था के अंदर रहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में पदार्थ जो आसानी से गति कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो हमने जो एक प्रकार से गुणधर्म पढ़े थे उसी के अंदर कि पदार्थ के कण जो वो गति कर सकते हैं एक निश्चित तापमान पर। तीन जो अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव, गैस, उसी निश्चित तापमान पर हम तीन अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव, गैस। तो आप देखोगे कि पदार्थ जो है वो गति करती है और ये तीनों ही अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों ही अवस्था के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। तीनों ही अवस्थाओं के अंदर ऊर्जा जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है, लेकिन होगी गतिज ऊर्जा, लेकिन उस ऊर्जा की मात्रा जो है कम या ज्यादा हो सकती है। तो हम बाष्पीकरण पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि ऊर्जा के अंदर जो है गतिज ऊर्जा के जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित हो सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब ठोस के कण जो होंगे, द्रव के कण जो होंगे, क्या होगा, एक दूसरे को गति के कारण जो होंगे एक दूसरे से काफी दूर दूर हो सकते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और क्वथनांक कम रखने पर क्या होगा, तापमान जो होगा वो द्रव में, द्रव जो होगा, क्वथनांक जैसे ही हम कम करते जाएंगे तो क्या होगा, द्रव जो होगा उसका तापमान एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव जो है वो किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब हम क्वथनांक को कम करेंगे। तो क्वथनांक को जैसे ही हम कम करेंगे तो द्रव किसमें बदल जाएगा, वाष्प में सीधा परिवर्तित हो जाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तापमान को बढ़ाएंगे और क्वथनांक को कम करेंगे तो द्रव सीधा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ये वाष्पीकरण है। इसी का आगे हम वाष्पीकरण के या वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो दो तीन कारक हैं, उन कारक को हम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला ही कारक है सतही क्षेत्र पर या सतह क्षेत्र पर। हम कह सकते हैं कि सतह के ऊपर जो है, सतह के ऊपर जो है किस प्रकार से वाष्पीकरण जो है वो प्रभावित होता है। तो पहला ही पॉइंट लेंगे हम, सतह के ऊपर वाष्पीकरण। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण जो है वो सतह के ऊपर होने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सामान्य जो सतह होती है, सतह के ऊपर वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या कम होगी। तो आप देखेंगे सतह के ऊपर जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जब कपड़े को पूरा फैला देते हैं तो फैलाने के पश्चात जो है कपड़ा जो आसानी से सूख जाता है। तो कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े को फैलाना आसान समझते हैं। जैसे ही हम कपड़े को फैलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़ा आसानी से और कम समय के अंदर कपड़ा जो है वो सूख जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सतह के क्षेत्र के ऊपर जो वाष्पीकरण है वो अधिक प्रभावी रहता है। दूसरा प्रभाव है आर्द्रता, सॉरी कारक है दूसरा, आर्द्रता। तो दूसरा कारक हम समझेंगे आर्द्रता थी। किस प्रकार से वायुमंडल के अंदर जो वायु है वो जल वाष्प के, एक प्रकार से हम सीधी भाषा लिख लेते हैं, वायु में विद्यमान, आर्द्रता कहते हैं किसे, वायु में विद्यमान, वायु में विद्यमान
वाष्प का परिवर्तन होना आर्द्रता कहलाता है। वायु में पहले से ही जो विद्यमान, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु में विद्यमान जो द्रव है वो सीधा किस में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। वो क्या कहलाएगा, आर्द्रता कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास का जो तापमान है वो निश्चित है, और आसपास का तापमान जब निश्चित होगा तो क्या होगा, हमारे आसपास के तापमान के अंदर ही, वायु के अंदर ही जो जल के कण है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। वो क्या कहलाएगा, आर्द्रता कहलाएगा। ये दूसरा कारक है। तीसरा कारक है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तो ये तीसरा कारक है। तापमान में किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो हम सभी को पता है कि तापमान में वृद्धि करने के लिए तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ने पर, तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में उसको गतिज ऊर्जा भी मिलती जाएगी। पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है। तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये तीसरे पॉइंट के अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, द्रव के जो कण होंगे उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा वो भी बढ़ती जाएगी, उनको भी गतिज ऊर्जा मिलती जाएगी, और धीरे धीरे वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी मिलती रहेगी और वे वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो ये तीसरा कारक था। अगला ही कारक हम लेंगे, अंतिम कारक है चौथा। तो चौथे कारक को हम लेंगे, तो चौथा कारक है हमारा, चौथा कारक है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति में किस प्रकार से वृद्धि होगी, तो हम सभी जानते हैं कि तेज जब वायु होती है तो तेज वायु के अंदर हम क्या करते हैं, कपड़े को सुखा देते हैं। तो तेज वायु के अंदर जब कपड़े को सुखाएंगे तो क्या होगा, जो जल वाष्प के कण होंगे वो वायु के साथ मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब तेज प्रकाश होता है, गर्मी के मौसम के अंदर ऐसा रहता है, गर्मी के मौसम के अंदर जब धूप तेज होती है, तो जब अधिक धूप तेज रहती है तो क्या करते हैं हम, गर्मी के मौसम के अंदर हम कपड़े को धूप में सुखा लेते हैं, और धीरे धीरे द्रव जो होता है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जल वाष्प के कण जो होंगे वो सीधे वायु के साथ में उड़ जाते हैं, और आसपास के अंदर जो जल वाष्प होती है वो धीरे धीरे जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एक प्रकार से हम ये हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट था सतत क्षेत्र पर, दूसरा था आर्द्रता, तीसरा था तापमान में वृद्धि, किस प्रकार से तापमान में वृद्धि होती है, चौथा था वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो धूप में सुखाए हुए जो कपड़े होंगे वो भी जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि वायु में जैसे जब भी गति बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वायु में गति बढ़ने से क्या होगा, जो वायुमंडल के अंदर वायु और द्रव ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया करने में क्या होगा, द्रव जो है वो धीरे धीरे जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये 4 कारक थे जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक थे। अब हमारा इसी के अंदर अगला टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसको हम समझेंगे। तो अंतिम सा टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शिथिलता कैसे बनती है। तो वाष्पीकरण के कारण शिथिलता कैसे बनती है। तो छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, उसके द्वारा हम शिथिलता को समझ पाएंगे। तो सभी भैया अच्छे से देखेंगे कि वाष्पीकरण के द्वारा जो है, या वाष्पीकरण के कारण जो है शिथिलता कैसे बनती है। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। जैसे हम घर के अंदर एक कांच के गिलास के अंदर, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी भगोनी के अंदर या बर्तन के अंदर, जब भी हम बर्फ को लेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि उसी पात्र के बाहर की तरफ वाष्प जो है, वाष्प की जो बूंदें वो दिखाई देने लगती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बर्फ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, बाहर पात्र के बाहर की तरफ जो है शिथिलता बढ़ती जाएगी, बाहर का पात्र जो और ठंडा होता जाएगा और वाष्प जो है बनती जाएगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि, और अंदर रखा हुआ बर्फ जो धीरे धीरे द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित होता रहेगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके द्वारा जो है हम वाष्पीकरण को समझ सकते हैं। उसके अलावा हम गर्मी के अंदर जो है सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि आसानी से
गर्मी के अंदर जो सूती कपड़े पहनने का मुख्य कारण क्यों है, क्योंकि आप देखोगे गर्मी के अंदर जो धूप काफी तेज होती है और धूप काफी तेज होने से क्या होता है, पसीना हमको अधिक होता है। तो सूती कपड़े पहनने से क्या होगा, पसीना जो है वो सूती कपड़े क्या करता है, आसानी से सोख लेता है, इसीलिए हमको अधिक गर्मी नहीं लगती है। तो गर्मी के अंदर सूती कपड़े पहनने का मुख्य कारण यही है। तो आज हमने जो पढ़ा कि वाष्पीकरण होता क्या, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, 4 कारक को पढ़ा हमने। सबसे पहला कारक था तापमान में वृद्धि, दूसरा था सतही क्षेत्रफल, तीसरा था आर्द्रता और चौथा था वायु में गति। तो इस प्रकार से 4 कारक के द्वारा जो वाष्पीकरण को डिवाइड किया गया। फिर वाष्पीकरण के कारण जो शिथिलता कैसे बनती है, तो छोटा सा उदाहरण दिया, उस उदाहरण के द्वारा हम शिथिलता को समझ सकते हैं। शिथिलता का मतलब होता है ठंडा होना या ठंडा क्षेत्र कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा वाष्पीकरण वाला टॉपिक था। अब अगली कक्षा के अंदर लगभग हमारा पार्ट पूरा हो गया। अगली कक्षा के अंदर जब भी विज्ञान का जो वीडियो ग्रुप के अंदर भेजा जाएगा तो उसी के साथ में मैं गृह कार्य भेजूंगा, तो उस गृह कार्य को अपनी नोटबुक के अंदर भी करना है। तो अब मैं कुछ इसी में से प्रश्न बना रहा हूं। तो पहला ही प्रश्न है वाष्पीकरण क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न बन जाएगा, जो तीसरा प्रश्न मैंने ऊपर ही लिखा हुआ ये प्रश्न बन जाएगा, वाष्पीकरण के कारण जो शिथिलता कैसे बनती है। तो छोटा सा उदाहरण दिया था, उस उदाहरण द्वारा जो है आप इस प्रश्न को समझा सकते हो, वाष्पीकरण के द्वारा जो है शिथिलता कैसे बनती है। तो आज हमने जो वाष्पीकरण पढ़ा उसके अंदर से छोटे-छोटे 3 मुख्य प्रश्न बन रहे हैं। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक के अंदर विज्ञान की गृह कार्य कॉपी के अंदर करना है। और जैसे ही लगभग पार्ट पूरा हो गया, अभ्यास प्रश्न जो है मैं अगले हमारा जो ग्रुप है कक्षा का, उस ग्रुप के अंदर भेजूंगा मैं, और वो गृह कार्य भी अपनी कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद।